नमस्कार छात्रों। इस लेक्चर में हम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि पेपर क्रमांक 10 का हमने पाठ्यक्रम परिचय करा के लिया है। अब प्रश्न पत्र क्रमांक 11 इसके अंतर्गत उस पेपर का नाम, उस पेपर में रखे गए जो टॉपिक है उनके बारे में हम थोड़ा सा सामान्य परिचय करके लेने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि पेपर क्रमांक 10 और पेपर क्रमांक 11 जो है मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि पेपर क्रमांक 11 जो है सत्र 5 के अंतर्गत जब आता है तो उसका जो शीर्षक है, उस पेपर का नाम जो है वो हिंदी भाषा को लेकर लिखा गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपने हिंदी स्पेशलाइजेशन के रूप में चुना है, तो इस पेपर को अपने पाठ्यक्रम में रखने के पीछे का उद्देश्य वही है कि छात्रों को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी अवगत हो। जिस विषय में हमने स्पेशलाइजेशन किया है उस भाषा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके रूपों के बारे में, उसके परिवर्तन के बारे में, ये सभी जानकारी जो है छात्रों को हो, इस उद्देश्य से ये पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है और ये पेपर जो है हमारे सिलेबस में लगाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये विषय एक प्रकार से आपको भाषिक समझ की तरफ भी लेके जाएगा, साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हैं उस हिंदी भाषा के इतिहास को भी आप थोड़ा सा अपने चिंतन के आधार पर समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आगे जब कभी आप इस क्षेत्र में या इस पढ़ाई के अध्यापन के क्षेत्र में आ जाएंगे और हिंदी का अध्यापक के रूप में जब आप कोई भी नौकरी या काम जो है स्वीकार करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हम जिस विषय में अध्यापन कर रहे हैं उस विषय का इत्यंभूत जो भी कुछ लेखा जोखा है या उसकी जानकारी जो है, उसका इतिहास जो है हमें पता होना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में ये विषय जो है या ये प्रश्न पत्र जो है निर्धारित किया गया है। सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में जितने भी हिंदी विभाग है वहाँ पे आपको ये पेपर जो है अनिवार्यतः पढ़ने को मिलेगा। उसके पीछे का कारण वही है कि जब आप हिंदी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो हिंदी की जानकारी या हिंदी का इतिहास जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। इस उद्देश्य से, इस मकसद से जो है ये पेपर हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके कुछ उद्देश्य भी है जिसमें कहा गया है कि हिंदी का सामान्य परिचय छात्रों को हो जाए, इस उद्देश्य से भी ये पाठ्यक्रम में लगाया गया है। दूसरा है भाषा के विविध रूपों का परिचय। आप जानते हैं कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी भाषाएं बोलते हैं उन भाषाओं के जो अनेक रूप है उनको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं रूपों के आधार पर ही हम भाषा की व्याप्ति को समझ सकते हैं, तो उसकी व्यापकता को समझ सकते हैं, उसकी महत्व को समझ सकते हैं। तो भाषा के विविध रूपों को भी हमें समझना होगा। तीसरा उद्देश्य इस पाठ्यक्रम में लगाया गया है कि मान्य किया गया है हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय कराना। छात्रों को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी लिपि का निर्माण कैसे हुआ और हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी भाषा बनी है तो हिंदी भाषा के लिए हिंदी नाम कैसे दिया गया। ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारी जो है छात्रों को हो, इस वजह से भी ये पाठ्यक्रम में पेपर लगाया गया है। अगला उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागरूक करना। देखिएगा कि हम सभी जो है अपने अपने काम के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे शुद्ध भाषा का रूप कौन सा है, भाषा कौन से रूप में शुद्ध कही जाती है, ये भी जानकारी थोड़ा सा छात्रों को हो जाए, तो उस शुद्धता को लेकर भी छात्रों को जानकारी हो, इस उद्देश्य से भी ये पाठ्यक्रम में पेपर लगाया गया है। और पांचवा उद्देश्य इसमें बताया गया है मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण से छात्रों को परिचित करना। मानक हिंदी से तात्पर्य है कि सर्वसम्मत या सबके द्वारा मान्य हिंदी की गई जो है उसकी मान्यता कौन से रूप में की गई है, अर्थात मानक हिंदी किस प्रकार की होती है, उसको कहाँ से मान्यता मिल गई है, अखिल भारतीय रूप क्या है उसका, संपूर्ण भारत देश में जो हिंदी प्रयुक्त हो रही है उसका मानक रूप क्या है। ये सभी बातें जो है इस मध्य के भीतर या इस उद्देश्य से हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अर्थात पाठ्यक्रम के रूप में अगर विचार किया जाए तो ये पेपर पूर्णतः जो है आपके ज्ञानवर्धन या ज्ञान की व्यापकता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि अब तक मेरा जो अनुभव है कि कुछ छात्र कहते हैं कि भाषा विज्ञान का पेपर जो है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको पहले अवगत करवाना चाहता हूं
कि ये कठिनता वाली बात जो है वो पढ़ाई के आधार पर तय होती है। आप अगर थोड़ा सा इसको समझ के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसके जैसा आसान पेपर कौन सा नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें थोड़े से सैद्धांतिक पक्ष आ जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष को अगर हम सोचेंगे या उसको समझने के स्तर पर अगर उसको ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है कि ये पेपर कुछ भी कठिन नहीं है और आसानी से आप इसको जो है, मान लीजिएगा कि वस्तुनिष्ठ पेपर जैसे होते हैं उसी प्रकार इसको आप उसमें अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए हिंदी भाषा को लेकर अगले सत्र में ही भाषा विज्ञान को लेकर जो भी बातें आएंगी, मुझे लगता है मैं जब पढ़ाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि आपको ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे उपाय जो है उसमें ढूंढे हैं कि छात्रों को वो समझ में आ जाए और आसानी से उनके ध्यान में आ जाए। एक बार आपने इन मुद्दों को समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको ये बाद में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये पेपर बिल्कुल कठिन नहीं है, इसके लिए आश्वस्त रहिएगा। तो थोड़ा सा आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पत्र क्रमांक 11 के अंतर्गत सत्र 5 के भीतर जो भी कुछ पाठ्यक्रम लगाया गया है उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूं। अर्थात ये पाठ्यक्रम जो है लगभग 7 इकाइयों के भीतर या 7 कह लीजिएगा पार्ट इसमें बनाए गए हैं, 7 टॉपिक बनाए गए हैं। और पहला जो टॉपिक है भाषा की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। देखिएगा, जन्म से लेकर आज तक हम भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन मगर मैं अगर आपको पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं तो हर एक के दिमाग में वही सवाल आ जाएगा कि हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, भाषा किसे कहा जाए, उसकी भी परिभाषा हो सकती है। तो ये बात थोड़ी सी हमें जाननी है। अर्थात भाषा की परिभाषा से तात्पर्य है कि भाषा किसे कहें, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है। ये बातें जो है इस मध्य के भीतर या इस टॉपिक के भीतर हमें पढ़ने को मिलेंगे। अर्थात ये भाषा की परिभाषा एवं विशेषता ये एक टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को बेहद महत्व है। उसके पीछे की वजह यह है कि एक बार ये टॉपिक आपने समझ लिया, उसके आधार पर आगे के टॉपिक जो है आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि एक मुद्दा अगर आपने समझ लिया तो उसके आधार पर आने वाले आगे के मुद्दे जो है आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये भाषा की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं जो है ये टॉपिक जो है हमें पढ़ना है। भाषा की अगला टॉपिक जो है भाषा के विविध रूप। अर्थात देखिएगा, भाषा के विविध रूप से तात्पर्य है कि उसमें दिया गया है बोली, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अर्थात क्या करना है हमें कि प्रत्येक व्यक्ति की एक बोली होती है, अर्थात बोली किसे कहा जाए और भाषा किसे कहा जाए, इसके भीतर का जो अंतर है हमें समझना है। उसके बाद परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं या राजभाषा के तौर पर जो भी भाषा इस्तेमाल हो रही है उसको परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं। परिनिष्ठित भाषा से तात्पर्य है कि जिसको परिष्कृत किया गया है, मतलब परिष्करण किया गया है, मतलब जिसको शुद्ध किया गया है, उसके जितने भी उसमें उसके भीतर होने वाली जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर करके जिसको शुद्ध बनाया गया है वो परिनिष्ठित भाषा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या कार्यालयीन भाषा के रूप में इसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग जो है भारत भर में किया जाता है। तो ये परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, उसकी मान्यता क्या है, उसके बारे में भी जानकारी जो है इस मध्य के भीतर हम देखेंगे। अगला जो रूप है भाषा का वह है राजभाषा। आप जानते हैं कि राजभाषा अब नाम से ही स्पष्ट है, जो राजकाज के कामकाज की भाषा है वो राजभाषा है। मतलब आप जानते होंगे कि प्रशासनिक कार्यों में भाषा के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां चलती है। कितने भी पत्र लिखे जाते हैं उन सभी पत्रों में विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपने फिल्में देखी होंगी, आपने बहुत सारे ऐसे पत्र कार्यालयों के देखे होंगे, आपने कुछ बैंकों के फॉर्म भरे होंगे, तो आपको थोड़ा सा उधर दिखाई दिया होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में उस भाषा का एक अपना लहजा है, अपना एक रूप है, अपना एक स्टाइल है। तो राजभाषा जो है कार्यालय की भाषा के रूप में उसको हम मान्यता दे सकते हैं या उसको माना गया है, और राजकाज की कामकाज की भाषा उसको कहा गया है। अर्थात राजभाषा राजा के द्वारा या प्रशासक के द्वारा या जो राज करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो भाषा अपनाई जाती है व्यवहार के लिए उसको राजभाषा कह सकते हैं। और दूसरी एक परिभाषा इसकी बनाई जाती है कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के भीतर ये एक प्रावधान किया गया है कि भारत एक संघ राज्य है और उस संघ राज्य की राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किया गया है। और ये मान्यता जो है
संविधानिक तौर पर भी हम देख सकते हैं कि राजभाषा को प्राप्त हुई है। तो इसलिए राजभाषा के बारे में उसकी विस्तार से हम जानकारी देखने वाले हैं। उसके बाद विविध रूप के अंतर्गत राष्ट्रभाषा एक रूप आ जाता है भाषा का। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। उसका मतलब यह है कि उस राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, अपने संपर्क के लिए, व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अर्थात लेन देन की, व्यवहार की, राष्ट्र संपर्क की या संचार की भाषा जिसको कहेंगे वो राष्ट्रभाषा है। मतलब वह भाषा ज्यादा से ज्यादा लोग जिसे समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वह भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है। और उस भाषा में अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को स्पष्ट रूप में स्पष्टता की जाती है, वो राष्ट्रभाषा है। मुझे लगता है कि इसके आगे बढ़कर हम संचार की भाषा का रूप भी देख सकते हैं, जिसको संचार भाषा कहते हैं, या मीडिया की भाषा कह सकते हैं, या फिर अगला एक रूप है संपर्क भाषा कह सकते हैं। तो हम इसको पढ़ाते समय एक एक रूप जो है थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में इसके 4 रूप दिए गए हैं: बोली, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। और इसके भीतर और एक प्रैक्टिकल के तौर पर प्रात्यक्षिक कह सकते हैं, उसमें ये मुद्दा दिया गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा हिंदी की कार्य प्रणाली का निरीक्षण हमें जाके वहां पे करना है। मान लीजिएगा कि बैंक में जा सकते हैं, रेल के दफ्तर में जा सकते हैं, डाक विभाग में जा सकते हैं, आयुर्विमा के ऑफिस में जा सकते हैं। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वहां पे हिंदी का जो रूप है वहां पे हमें जाकर देखना है। जाकर देखना मतलब क्या करना है? निरीक्षण करना है कि बैंक में आप चले जाते हो तो बैंक में हिंदी किस प्रकार से अपनाई जा रही है, वहां पे हिंदी का रूप कैसा है, वो किस प्रकार से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको वैसे ही क्यों बनाया गया है। ये सभी बातें जो है वहां पे जाने के बाद प्रैक्टिकल के तौर पर ये बात वहां पे रखी गई है। और मैं छात्रों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है हम क्लास में तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हम किसी कार्यालय में जाने के बाद आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि राजभाषा का जो रूप है प्रत्येक कार्यालय में किस प्रकार से अपनाया गया है, और उसकी प्रयुक्ति की जो स्थिति है या प्रयुक्ति का जो रूप है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मैं छात्रों को थोड़ा सा एक सूचना भी देना चाहता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ाते समय आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा कि बैंक में जो आप पैसे भरने की स्लिप होती है, पैसे निकालने की स्लिप होती है, या पैसे ट्रांसफर करने की स्लिप होती है, या खाता खोलने का फॉर्म होता है, वो थोड़ा सा अपने पास लेके रखिएगा, ताकि मैं इसको पढ़ाते समय मैं प्रैक्टिकली भी वहां पे दिखा सकता हूं कि वहां पे इस भाषा का रूप किस प्रकार से अपनाया गया है। तो इस तरह से 2 टॉपिक के भीतर लगभग भाषा के विविध रूप और भाषा की परिभाषा, विशेषताएं इसमें हम देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक आ जाता है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, भाषा विकास और उसके प्रमुखवाद। देखिएगा, भाषा निरंतर परिवर्तित होने वाली वस्तु है और वो निरंतर विकसित होने वाली वस्तु है। आज से 50 साल पहले की हिंदी और आज की हिंदी, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको अंतर दिखाई देगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि भाषा निरंतर परिवर्तित होती है। परिवर्तन का ही अर्थ जो है भाषा के संदर्भ में विकास को लेकर जोड़ा जाता है। मतलब भाषा का विकास उसी में नापा जाता है जहां पे भाषा का परिवर्तन होता है। मतलब 1901 में जो हिंदी काम में लाई जा रही थी वही हिंदी आज होगी ही ऐसा नहीं है, बल्कि उसका थोड़ा सा जो है बदला हुआ रूप आपको दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। 1901 के दरमियान की जो हिंदी थी वो थोड़ा सा उर्दू मिश्रित थी, और उस समय बहुत सारे ऐसे दरबारी जो भी कवि थे या दरबारी जो भी शासक थे वहां पे उर्दू की शब्दावली का ज्यादा प्रयोग कर रहे थे। तो राजभाषा के तौर पर अगर विचार किया जाए तो वहां पे प्रशासन के तौर पर वहां पे उर्दू मिश्रित हिंदी का कामकाज चल रहा था। तो उसी हिसाब से 1901 में की जो हिंदी है वो थोड़ी सी उर्दू मिश्रित आपको दिखाई देगी। उसके पहले की मध्यकाल में जब आप जाएंगे तब वहां पे हिंदी जो है थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ दिखाई देगी, मतलब उसमें संस्कृत की शब्दावली आपको ज्यादातर दिखाई देगी। और आज की हिंदी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें आपको दिखाई देगा कि अंग्रेजी की शब्दावली उसमें थोड़ा सा मिली हुई आपको दिखाई देगी, और अंग्रेजी की शब्दावली का भी थोड़ा सा प्रभाव जो है आज की हिंदी पर हुआ दिखाई देता है। इसलिए भाषा निरंतर विकसित होती है। निरंतर विकसित होती है मतलब निरंतर परिवर्तित होती रहती है, और वो परिवर्तन की दिशा जो है उसके कुछ वाद है, प्रमुख वाद। वाद क्या कहते हैं
कि प्रत्येक विद्वानों ने हिंदी भाषा को लेकर, जितने भी विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, उनका ये कहना है कि भाषा जो विकसित होती है विशिष्ट वादों के आधार पर या विशिष्ट प्रवाह के आधार पर विकसित होती है। तो उसमें कुछ वाद दिए गए हैं, प्रमुख वाद जिसको कह सकते हैं। तो पहला वाद जो दिया गया है शारीरिक विभिन्नतावाद। कुछ विद्वान जो है ये शारीरिक विभिन्नतावाद मानते हैं कि शरीर की भिन्नता के कारण भी भाषा में विकास होता है, परिवर्तन होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वाद आता है वो भौगोलिक विभिन्नतावाद है। देखिएगा कि भौगोलिक स्थितियां जैसी है वैसे ही भाषा का रूप वहां पे होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। मैं इसको पढ़ाते समय थोड़ा सा उदाहरण आपको बताने वाला हूं, फिर भी समझ लीजिएगा कि ये आसान शब्दों में मैं इतना ही कहूंगा कि शरीर की भिन्नता के आधार पर जो वाद बनाया गया है या विद्वानों का मत है वो है शारीरिक विभिन्नतावाद, और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जो भी कुछ भाषा का रूप बनता है उसको भौगोलिक विभिन्नतावाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की हिंदी ले लीजिएगा और कश्मीर की हिंदी ले लीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि कश्मीर में बहुत ही शीत वातावरण है और राजस्थान में बहुत ही उष्ण वातावरण है। उसका परिणाम जो है किस प्रकार भाषा पर होता है, उन दोनों रूपों को सामने रखने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला जो है वाद आता है सांस्कृतिक विभिन्नतावाद। देखिएगा सांस्कृतिक विभिन्नतावाद, देखिएगा भारत जो है अनेक संस्कृतियों का मिला हुआ रूप है, मतलब अनेक संस्कृति के लोग जो है भारत देश में रहते हैं। तो संस्कृति के आधार पर भी कुछ भाषा के रूप बने हुए हैं। तो ये भाषा के रूप जो है थोड़े से हमें कौन से है या सांस्कृतिक विभिन्नतावाद क्या है, अर्थात कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा में जो परिवर्तन आता है या भाषा के जो रूप बनते हैं या भाषा का जो विकास होता है वो संस्कृतियों के मेल से भी बनता है। तो ये भी बात थोड़ी सी हम सांस्कृतिक विभिन्नतावाद के भीतर देखने वाले हैं। और अगला जो है प्रयत्न लाघव। देखिएगा प्रयत्न लाघव से तात्पर्य है कि भाषा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आता होगा कि हम जो भी काम करना चाहते हैं वो शॉर्टकट में करना चाहते हैं, अर्थात कम से कम प्रयास में करना चाहते हैं। तो भाषा के संदर्भ में भी ये नियम जो है थोड़ा सा लागू हो जाता है। हम कठिन शब्दों को टाल के आसान शब्दों का उच्चारण करना जानते हैं। अर्थात क्या है, प्रयत्न लाघव जो है ये जो कुछ नियम या सिद्धांत बताया गया है ये शरीर के आंतरिक प्रवृत्ति के कारण बनता हुआ दिखाई देगा। और विद्वानों का मत ये है कि शरीर की आंतरिक प्रवृत्ति के कारण ये प्रयत्न लाघव जैसा जो सिद्धांत बनता है और उसकी वजह से भाषा में जो परिवर्तन आता है ये भाषा का परिवर्तन एक प्रकार से भाषा का एक सैद्धांतिक सिद्धांत ही है, ऐसा उनका मानना है। तो इस तरह से लगभग 3 टॉपिक जो है हमने देखे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले लेक्चर में और 4 टॉपिक का परिचय हम कर लेंगे और उसके बाद जो है एक एक पेपर जो है जैसे हमने चर्चा की थी कि एक एक टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के लिए हम शुरू करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप क्या कर लीजिएगा कि ये पाठ्यक्रम जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। ग्रुप पर भी मैंने बार बार कहा है कि ग्रुप पर ये पाठ्यक्रम छोड़ दिया गया है, आप उससे प्रिंट निकाल के जो है पाठ्यक्रम सामने रख के जो है जब लेक्चर शुरू होंगे तो वहाँ पे लेक्चर अभी शुरू ही हुए हैं लेकिन सिलेबस के आधार पर एक एक टॉपिक लेकर जब विस्तार से हम बात करने वाले हैं तो पाठ्यक्रम जो है आपके पास होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में मैं आगे के 4 टॉपिक जो है इस प्रश्न पत्र के आपके सामने रखूंगा, उसका परिचय करवा के दूंगा और उसके बाद हम सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।